और इस वक्त अमित शाह मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। नेताओं ने ये निर्णय लिया है और आज दोनों नेता भी यहाँ उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत दोनों को बधाई भी देता हूँ और आने वाले सरकार के अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। एक फोटो दो सर, विक्ट्री साइन करते हो सर विक्ट्री। चल तो आपको बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की मुलाकात के बाद हुई। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के माबैन जो हुकूमत साजी के ताल्लुक से बातचीत हुई, उसके बाद इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, यकसा सिविल कोड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मौलाना आजाद के नाती और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज अहमद बख्त ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें आईन के सेक्शन 44 और 14 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का मुतालबा किया गया। न्यूज 18 से खास बातचीत में फिरोज बख्त ने कहा कि मुल्क में तरह तरह के कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक कानून होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें तमाम लोगों को अपने अपने तरीके से अपने मजहब पर चलने की आजादी हो। हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने उनसे खास बातचीत की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा विवादित रहा है, कभी इसमें जान पड़ जाती है और कभी ये खामोश हो जाता है, लेकिन इस बार इस मुद्दे में जान डाली है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं। बख्त साहब, आपने PIL दायर की, कहा कि इस पर काम होना चाहिए, क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जैसा जो अजीम उशान मुल्क है, उसमें हम ये समझते हैं एक ही उसका झंडा होना चाहिए, एक ही उसका कानून होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एवरीथिंग ऑफ इंडिया शुड बी वन। हाँ, मैंने प्रेयर ज़रूर की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो क्लासिफिकेशन हो, जो नाम उसका रखा जाए, उसका नाम रखा जाए इंडियन सिविल कोड। अलग अलग मजहब के, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर हैं, फिर कैसे इनको एक जगह लाया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गालिबन 2 साल पहले की गई थी। उन्होंने सारे धर्मों के लोगों को, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो या पारसी हो, सबको एक उन्होंने फॉर्मेट भेजा था और उन्होंने कहा था इसको पढ़ लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो हम इसको लागू कर देंगे। उसमें सब बिना पढ़े भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सबने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ जनसंघ के समय से चौधरी देवीलाल जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे या उसके बाद आज तक हम अलग अलग समय मिलकर साथ चले, और आज भी प्रदेश को ज़रूरत है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन और प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यूं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्णय जो भी है ये तो आगे महामहिम राज्यपाल से मिलकर ही लिए जाएंगे, और आपको विश्वास दिला देते हैं कि हरियाणा प्रगति के पथ पर जेजेपी साथ में मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दुष्यंत चौटाला ने भी मीडिया से खिताब के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया है। आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 40 वर्षों से रामपुर की सियासत आजम खान के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। 2019 के ज़िमनी इंतखाबात में भी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार तज़ीन फातिमा की फतेह ने यह साबित कर दिया कि गर्दिशों में रहने के बावजूद आजम खान का सितारा अभी भी डूबा नहीं है। खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 11 असेंबली सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में भले ही बीजेपी ने 11 में से 8 सीटों पर फतेह हासिल की हो, लेकिन रामपुर में बीजेपी की शिकस्त ने बीजेपी को एक टीस जरूर दे दी। लोकसभा इंतखाबात में रामपुर सीट से समाजवादी लीडर आजम खान की फतेह
और उसके बाद आजम खान और उनके अहले खाना से लेकर दोस्त अहबाब पर मुकदमों और कार्रवाइयों के सिलसिले की शुरुआत आजम खान और उनके खानदान को सियासी और समाजी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश समझी जा रही थी। लेकिन इन हालात में भी आजम खान की अहलिया और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार तजीन फातिमा का रामपुर सीट पर फतेह हासिल करना साबित करता है कि आजम खान के वकार और सियासी वजूद के साथ रामपुर के लोगों का यकीन आजम खान और उनके खानदान पर अभी भी बरकरार है। सियासी तज्जियानिगार मानते हैं कि आजम खान के खिलाफ सरकार और सरकारी अमले की इन कार्रवाइयों ने जहां लोगों के दिलों में सरकार की नीयत पर शक पैदा कर दिया, वहीं आजम खान के लिए हमदर्दी भी पैदा की। कारण क्या है कि देखिए, किसी आदमी को इस कदर विक्टिमाइज करेंगे आप कि वो उसको एकदम वो एक तरह से मजलूम बन जाएगा या वो करुणा का पात्र बन जाएगा, तो उसके लिए अपने आप एक सिंपैथी वेव होती है। आप इसको सिंपैथी वेव में कन्वर्ट हुई है बेसिकली। आजम खां को सब लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि उन पर इस कदर मुकदमे झूठे कायम किए जाएं। कुछ सच्चे भी हो सकते मुकदमे, लेकिन एक आदमी जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, जो काबीना मंत्री रहा उत्तर प्रदेश की हुकूमत में, आप उसके व्यक्तित्व को, उसकी शख्सियत को कम करके मत आकिए। सियासी तज्जियानिगार मानते हैं कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की ये जीत बीजेपी के लिए खुद तज्जिया करने का मुकाम है। और रामपुर की सीट पर तमाम उत्तर प्रदेश की निगाह थी, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये हार जो है बीजेपी को अब सोचना चाहिए, ये उनके लिए एक जो है पूरा का पूरा आत्मनिरीक्षण का समय है कि वो किसी भी शख्स को इस कदर प्रताड़ित ना करें कि वो उसके लिए एक पूरा इलाका उठ खड़ा हो, सिंपैथी वेव हो। और मुलायम सिंह किस कदर उनके खुलकर उनके लिए आए, आप देखिए। रामपुर के 5 असेंबली हलकों में रामपुर शहर आजम खान की सियासत का मरकज रहा है, लेकिन पार्लिमानी सीट से जीत हासिल करने और असेंबली सीट से इस्तीफा देने के बाद अपनी इस सीट से अपनी अहलिया को फतेह दिलाने में कामयाब होने से जाहिर होता है कि एक सियासी रहनुमा के तौर पर आजम खान का कद और ऊंचा हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम खवातीन पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से जराइम रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि यूपी में अमन पसंद लोग खौफ और हिरास के साए में जी रहे हैं। खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस दिन में खुसूसी बंदोबस्त करे। लखनऊ में बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर ने यह भी कहा कि समाज सेवी संस्थानों के ताउन से जराइम को रोकने में मदद मिल सकती है, लिहाजा इस सतह पर भी काम किया जाना चाहिए। जो क्राइम बढ़ा है इसमें नफरत और संप्रदायवाद ज़्यादा है। मजहब को लेकर के दहशतगर्दी है, वतन से मोहब्बत को लेकर के शक शुबा है, और कभी एक दूसरे समुदाय को लेकर के गलत आरोप और प्रत्यारोप लगाया जाता है, जिससे कि माहौल में क्रिया की प्रतिक्रिया पैदा होती है। हम चाहते हैं, हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि वो अपने अधिकारियों को पूरी तरह से सचेत करें और मानवीय आधार पे आपसी सौहार्द कायम रखते हुए वो प्रशासन चलाएं और शासन चलाएं। शहर में साफ सफाई, रोड, लाइट और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया के मुताल्लिका महकमों की होती है, लेकिन मेरठ में इन सहूलियात का दायरा शहर के मखसूस इलाकों तक महदूद है। लाइट हो, पानी हो या फिर सड़कों की बदहाली, मुतासिरा शहर के पसमानदा और बिलखुसूस अक़लियती आबादी वाले इन इलाकों के बाशिंदों पर सितम की मार ये है कि नगर निगम और दीगर टैक्स अदा करने के बावजूद इन कॉलोनियों को गैर कानूनी रिहायशी इलाकों के जुमरे में शामिल किया जा रहा है। पेश है मेरठ से तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। मेरठ के जाकिर नगर, तारापुरी, फतेहुल्लापुर, रशीद नगर, समर गार्डन, मजीद नगर जैसे अक़लियती आबादी वाले पिछड़े इलाकों की तरह लिसाड़ी रोड की इस मदीना कॉलोनी को भी बसे हुए एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन गुज़िश्ता 20 बरसों में भी इस कॉलोनी की तस्वीर नहीं बदली।
जगह जगह टूटी सड़कें, लाइट और पानी की बदतर सप्लाई से दो चार इन इलाकों के बाशिंदे नगर निगम का टैक्स तो अदा करते हैं, लेकिन नगर निगम की सहूलियात से महरूम हैं। टूटी सड़कें और नाली का गंदा पानी अब इन लोगों का मुकद्दर बन गया है। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। इस एरिया का नाम मदीना कॉलोनी है और मदीना कॉलोनी में किसी भी तरह की गवर्नमेंट से व्यवस्था नहीं है। सपोज करो जैसे वो सफाई की हो, सपोज करो नाली खरंजों की हो, सपोज करो किसी भी तरह की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की जो है जब ये 2-4 बार हम जो है नगर निगम में गए थे तो नगर निगम वालों ने इसे अवैध बस्ती में क्लेम दे दिया है कि ये बस्ती चढ़ी हुई नहीं है। जब ये बस्ती चढ़ी हुई नहीं है तो ये हाउस टैक्स किस बात का आता है? जब यहाँ का एरिया वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है तो यहाँ का हाउस टैक्स ये बिल क्यों आया हुआ है? बरतने से पहले पानी निकालने की सोचो, और दूसरे नाले खड़ंजे की सुविधा कुछ नहीं है। अगर कहीं जाते हैं तो मेरे एरिया में नहीं आता, उसके पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, विधायक हो, सभासद के पास, या फिर नगर निगम को ले लो, वो भी कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आया, ये चढ़ी भी नहीं है, अवैध नहीं है। अगर ये अवैध नहीं है तो फिर ये होल टैक्स कितने का है? बहुत गंदगी में रह रहे हैं और अपना गिर भी जाते हैं, बड़े बुढ़े भी और हम भी। और नु कह रहे ये उसमें ही नहीं आया लिखित रूप में, मदीना कॉलोनी लिखित रूप में नहीं है बिल्कुल भी, नु कह दिया तो बताओ इसकी क्या होगा हल? मुतल्लिका महकमे के अफसरान के लिए तो जैसे ये इलाके शहर का हिस्सा ही नहीं है। सरकार से लेकर जिला इंतजामिया और नगर निगम तक के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके ये लोग चंदे से इन गड्ढों को भरने की कोशिश करते हैं। वहीं टैक्स वसूल करने के बावजूद इन इलाकों में तरक्याती कामों को लेकर मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदार अफसरान का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। ये अपने पैसों से कर रहे हैं और अपने निजी पैसों से कर रहे हैं। आपको मैंने दिखाया था अभी इस साइड में ही, आप कैमरा कर देख सकते हैं, काम चल रहा भी है। जो ये काम हो रहा है 130 फुट के हिसाब से, जिसका घर आता है, जैसे कि मेरा घर 10 फुट का, तो मैं 130 फुट के हिसाब से उस 10 फुट के पैसे दूंगा। इसमें ही हमारा अपना आप ही हम नाली का काम पूरा निर्माण कार्य करा रहे हैं और उसका भराव जो लेवल होगा वो भी हम अपने पास से निजी पैसों से करा रहे हैं। मेरा तो यही मैसेज है आपके द्वारा, आप मीडिया भाइयों के द्वारा, कि हमारे इस मैसेज को आप ऊपर तक पहुंचाएं ताकि हमारे यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो सके। निगम सिर्फ उसी पे काम करता है जो उसको हस्तांतरित हो गई हो, और हस्तांतरण का प्रस्ताव विकास प्राधिकरण द्वारा आता है। अभी हमारा जो प्रपोजल है जो विगत दिनों पास हुआ है उसमें यह है कि वही कॉलोनी में काम कराया जाएगा जहां पर वो कॉलोनी जो नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है। जहां तक गृह कर का दिए जाने का प्रश्न है, गृह कर सार्वजनिक सेवाओं के लिए होता है, जो आपकी मुख्य सड़कें हैं, बिजली है, अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन ये आशय कदापि नहीं होता है कि वो गृह कर वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह उसी स्थान पर इस्तेमाल हो। आबादी बढ़ने और वक्त गुजरने के साथ किसी शहर का दायरा भी वसी होता है और कई नए इलाके भी वजूद में आते हैं, जिनकी तामीर का काम भी जिला इंतजामिया की नजरों के सामने होता है। ऐसे में एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद किसी इलाके को गैर कानूनी रिहाइश करार देकर नजरअंदाज करना खुद सिस्टम की कारकर्दगी पर सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। दीपावली पर मिट्टी के दिए हर घर की रौनक बनते हैं, लेकिन इन दियों को बनाने वाले आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हर दिवाली पर हर घर में दिए की धूम होती है, बाजार से दिए खरीद कर लाए जाते हैं, लेकिन इन दियों को बनाने वाले कुम्हार 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल के बाद कमा पाते हैं। इस बार हुकूमत की तरफ से दिए स्कूल, कॉलेज और थानों में जलाने के अहकामात दिए गए हैं, जिस पर कुम्हारों का कहना है कि हर साल उन्हें दिवाली का शिद्दत से इंतजार रहता है, खुशी भी होती है। दीपावली पे जलाते हैं लोग घर घर की रोशनी के लिए, बढ़िया लगते हैं। कितने दिन से बना रहे हो? करीबन महीना भर हो गया, महीना भर तक तैयारी चल रही है। कितने लोग का पूरा परिवार जी में लगे रहते हैं, बच्चे और बालक। कितने दीप बनाते हो एक दिन में? 1000-1200। तो कैसे मजदूरी निकालते हो आप इतनी मेहनत के बाद? पूरा परिवार लगा रहता है। मजदूरी क्या है, मजदूरी क्या निकालते जो है या वो बढ़िया, क्या करें और काम भी नहीं है, ये काम करते। इसमें दीप जलाने हैं इसमें दीपावली के लिए सामने। अच्छा ये बताइए मैडम कि इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, थानों में यही मिट्टी के दिए जले, कैसा प्रयास मानेगा? अच्छा है जी, अच्छा रहेगा। किस हिसाब से अच्छा रहेगा? इन लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए इनको, रोजगार मिलना चाहिए इनको। ये काफी मेहनत करते हैं इन चीजों में।
और वहीं अलीगढ़ के गोविंद नगर इलाके के रहने वाले अफराद कई बरसों से गंदगी में अपनी दिवाली मना रहे हैं। हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों के मंसूबों के बावजूद वो हुकूमत और इंतजामिया से पुरुम्मीद नहीं और इस गंदगी को ही अपना मुकद्दर समझकर बैठ गए हैं। अलीगढ़ का गोविंद नगर इलाका आबाद होने के 15 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मुतादिद मरतबा ऑफिसर्स को मसाइल से वाकिफ करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अवामी नुमाइंदे भी खामोश तमाशाई बने हैं। ये है कि गली में गंदगी भरी हुई है, रास्ता है नहीं निकलने के लिए। बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल, सुबह गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। हर परेशानियां भी बढ़ती हैं, बीमारी बढ़ती हैं इस गंदगी की वजह से। कोई सुनाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आते हैं, सब देख देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, शासन नहीं सुनता है। सांसद से या विधायक से मिले हो कभी आप अपने क्षेत्र के? सांसद से मिले, सांसद कुछ ना करता, ना विधायक करे, ना कोई सुनवाई ना। कोई सड़क ना बन रही है, ना कोई मेरा समाधान है रहा है। 22 साल है और खूब हम जा रहे एप्लीकेशन दे रहे, कोई सुनवाई ना कर रहे। तो पानी क्यों बढ़ता है, वजह क्या है? पानी सारी कॉलोनियों को पानी दे दिया और समाधान है नहीं इसका। अब सारी कॉलोनी को पानी देके तो उसका समाधान तो होना चाहिए। गड्ढा में दे दिया तो गड्ढा में जगह दी किनारे प्लॉट पूरे बने पड़े। अब इसमें पानी ना तो पानी खिंचवा रहे और न पानी बता चौमासे मट्टी खराब होती। और वहीं कानपुर में भी दिवाली की धूम है, हर तरफ रौनक है, साथ ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी की मिसाल भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम दुकानदारों से हिंदू भाई दिए खरीद कर अपनी दीपावली की रोशनी मुनव्वर कर रहे हैं। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, इसमें इंसान जो है भगवान को चढ़ाने के लिए, ईद में हम लोग अपनी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इसमें ये सब खुशबू यूज़ करते हैं। और कहा गया है हमारे धार्मिक उससे कि आपको अच्छी खुशबू लगानी है। दिवाली के उसमें हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम मतलब लगाया है और हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है, सब एक हैं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। इसलिए दिवाली के त्यौहार पे हमने ये स्टॉल यहाँ पे लगाया है। आज के दौर में बेतरतीब जिंदगी गुजारने और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने से हड्डियां बेहद कमजोर होती जा रही हैं। इन कमजोर हड्डियों में एक बार हल्की सी चोट लगने से ही पैदा होने वाले मसाइल लंबे वक्त तक इंसान को परेशान करते हैं। यही सबब है कि मेडिकल फील्ड में कूल्हे और घुटने की हड्डियों के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो कि बेहद तशवीश की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मुनक़िदा प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। बज़्म सहर के ज़ेर एहतमाम भोपाल स्वराज भवन में यादे नसीम अंसारी के तहत अदबी जलसे का इनेकाद किया गया। अदबी जलसे में भोपाल के अदीबों और शायरों ने शिरकत की और नसीम अंसारी की अदबी निगारिशात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। खबर अलीगढ़ के थाना क्वारसी से है, जहां एक तरफा प्यार में माशूका ने आशिक की आंखों में तेजाब डाल दिया, जिससे आशिक शदीद जख्मी हो गया। इसे शदीद जख्मी हालत में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के ज़िमनी इंतखाब में किशनगंज सीट पर एमआईएम उम्मीदवार की जीत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सबसे ज्यादा खौफ में वो तमाम सियासी पार्टियां आ गई हैं जिनका मुसलमान ही रिवायती वोटर रहा है। आइंदा साल बिहार का असेंबली इंतखाब है और सीमांचल से करीब 26 एमएलए असेंबली में चुनकर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। आप देखिए पटना से महफूज आलम की ये रिपोर्ट। मौजूदा ज़िमनी इंतखाब में मुसलमानों को रिवायती वोटर मानने वाली पार्टियों को किशनगंज के लोगों ने औकात बता दी। किशनगंज से एमआईएम के कमरुल हुदा की जीत ने सभी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। माना जा रहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाब में एमआईएम का पूरे सीमांचल पर असर रहेगा और इसी बात से फिक्रमंद आरजेडी ये बताने में लग गई है कि मुसलमान आज भी उनका रिवायती वोटर ही है। हम लोगों से माइनॉरिटी सदैव सब दिन बहुत लंबे समय से माइनॉरिटी कांग्रेस और आरजेडी के साथ, बिहार में खास करके आरजेडी के साथ रही है, तो उनके पास बसता था। वहाँ पर जब लोगों में विरोध कैंडिडेट पर हुआ
तो लोगों के पास विकल्प क्या था? होदा साहब थे, तो होदा साहब को वहाँ लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। बीजेपी को किशनगंज असेंबली सीट पर कभी जीत नहीं मिली, लेकिन हाँ, बीजेपी ने वहाँ से कई बार अपनी किस्मत जरूर आजमाई। एनडीए का चेहरा रहे नीतीश कुमार पर भी मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। जाहिर है जेडीयू को भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करना ही होगा। हालांकि जेडीयू लीडर असलम आजाद के मुताबिक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है। इसके बावजूद लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया। ये सही है कि अख्तरुल ईमान साहब ने, ओवैसी साहब ने वहाँ अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बहुत मजबूत बनाया है और जज्बाती तौर पर मुसलमानों को जोड़ा है कि उनका इस्तेहसाल हुआ है। जो ये पैगाम गया लोगों तक और लोगों ने जो है उनके उम्मीदवार पर एतमाद किया, उनको कामयाब बनाया है। अब रहा आरजेडी का और जेडीयू का, देखिए आरजेडी ने भी लोगों के साथ, अक़लियतों के साथ छल ही किया। अगर वाकई काम किया है तो नीतीश कुमार ने, लेकिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। उधर जमीयतुल उलमा बिहार एमआईएम की जीत को भी मुस्लिम वोटों की तकसीम के नजरिए से देखता है। जमीयत के मुताबिक सेकुलर पार्टियों को सीमांचल के हवाले से एहतियात बरतनी पड़ेगी। वहीं सियासी तज्ज़ियानिगार खुर्शीद हाशमी के मुताबिक किशनगंज में लोगों ने एमआईएम को मुतबादिल के तौर पर देखा। सेकुलर पार्टियों को कमज़ोर होगी, उनकी ताकतें घटेगी, उनको फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आइंदा इलेक्शन के पहले इन्होंने सही लोगों को टिकट नहीं दी और इस एक बरस इतने दिन में कुछ काम नहीं किया तो फिर एमआईएम बढ़ेगा। उन्होंने मुतबादिल को अपनाकर आपको एक ठोस मैसेज दिया, यानी कांग्रेस की जो एक नेशनल पार्टी है और जिसका कौमी सतह पर यह है, उसको ये एक मैसेज दिया कि इस तरीके की सियासत हमें नहीं चलेगी, इस तरह की क़यादत हमें नहीं। बिहार में एमआईएम की एंट्री ने सेकुलर पार्टियों के होश जरूर उड़ा कर रख दिए हैं। एक साल बाद बिहार में असेंबली इंतखाब भी है और एमआईएम एक साल में अपने आप को मुस्तहकम और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। और जाहिर है मुस्लिम वोटरों पर एमआईएम के असरात किशनगंज तक ही महदूद नहीं रह जाएंगे, बल्कि सियासी तौर पर हाशिए पर खड़ा मुस्लिम समाज एमआईएम के जरिए अपना सियासी मुस्तकबिल भी तय कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की इक़्तिदार पर फिर वापसी हुई, लेकिन वहीं हरियाणा में बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद अक्सरियत से पीछे रह गई। इस मर्तबा महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में 10 तो वहीं हरियाणा में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर आए हैं। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाब के नतायज से मुल्क की सेक्युलर पार्टियां खुश हैं। मुल्क में अपोजिशन मुखालिफ इत्तेहाद के बावजूद सेक्युलर ताकतें पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं। महाराष्ट्र में हुए असेंबली इंतखाब में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। 2014 में असेंबली में 9 मुस्लिम एमएलए थे, जबकि वहीं अब महाराष्ट्र असेंबली के लिए 10 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। वहीं हरियाणा में भी 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है। मुंबा देवी असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल 23,655 वोट से कामयाब हुए। मलाड ईस्ट असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख 10,213 वोट से कामयाब हुए हैं। बांद्रा मगरिब असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी 5,790 वोट से कामयाब हुए। अनुशक्ति नगर असेंबली हलके से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक 12,751 वोट से कामयाब हुए हैं। कारगिल असेंबली हलके से एनसीपी उम्मीदवार हसन मुशर्रफ 28,1303 वोट से कामयाब हुए हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी 25,601 वोट से कामयाब हुए हैं। भिवंडी मगरिब असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख 1,314 वोट से कामयाब हुए हैं। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलके से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल 38,529 वोट से कामयाब हुए हैं। धुलिया सिटी असेंबली हलके से एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाह 3,307 वोट से कामयाब हुए हैं। सेलूर असेंबली हलके से शिवसेना की उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 5,790 वोट से कामयाब हुए हैं।